वाराणसी के जिला अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स तनाजे में आसार कदीमा से सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। ये दरख्वास्त एक मकामी वकील वीएस रस्तोगी ने दायर की थी, जिसने ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदुओं से मुंसलिक अराजी की बहाली का मुतालबा किया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने सन 1664 में ज्ञानवापी मस्जिद की तामीर के लिए 2000 साल कदीम काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा मुनहदिम कर दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने जिला अदालत में इस अर्जदाश्त की मुखालफत की थी, लेकिन अब अदालत ने मस्जिद के एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। अदालत ने एएसआई सर्वे के अखराजात यूपी हुकूमत को उठाने का हुक्म दिया है। धर्मनगरी वाराणसी में आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। फैसला ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के है, जहां पुरातात्विक विभाग को सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। ये निर्देश वाराणसी में लॉर्ड विश्वेश्वर स्वयंभू के याचिका पर दिया गया है। 1991 में ये याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन इस पर स्टे लग गया था और 2019 में स्टे हटने के बाद इस पर फिर से सुनवाई हुई और आज इस पर फैसला आया कि पुरातात्विक सर्वेक्षण ज्ञानवापी मस्जिद व विश्वनाथ मंदिर के परिसर में किया जाएगा। हम इस वक्त वाराणसी के गौदलिया चौराहे पर खड़े हैं। यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ज्ञानवापी मस्जिद है, जो कि विश्वनाथ मंदिर परिसर में ही है। इस पूरे इलाके से लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाते हैं। सबसे पहले परिसर में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले ज्ञानवापी मस्जिद पड़ता है, जिसको लेकर के ये याचिका 1991 में दायर की गई थी। हालांकि वर्शिप एक्ट के तहत इसमें स्टे लग गया था, लेकिन 2019 में फिर से इस पर सुनवाई शुरू हुई। 2019 के बाद वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीनियर डिवीजन कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई और आज इस पर कोर्ट ने फैसला दिया कि पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाएगा। केंद्र की पुरातात्विक विभाग के 5 सदस्यीय टीम द्वारा ये सर्वेक्षण किया जाएगा और वो कोर्ट में उसका रिपोर्ट पेश करेगी। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। कि इस ढांचे के नीचे स्वयंभू विश्वेश्वर का 100 फुट का ज्योतिर्लिंग विद्यमान है और उसको पत्थर की पट्टियों से ढक दी गई है। पुरातत्व विभाग इसका सर्वे करे, उत्खनन करे और उत्खनन करके उसको यथास्थान प्रकट करे और उसके बारे में जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वह माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करे। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत फैसला आज सुना दिया है और मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया है कि वे अपने खर्चे से ये पुरातत्व का सर्वेक्षण करके और आख्या माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करें कि वहाँ इस विवादित ढांचे के पूर्व पुरातन में कोई मंदिर का अवशेष था कि नहीं। जो आपको पता चला वो बताया, क्या उन्होंने फैसला किस टाइप का फैसला जो किया है, सर्वे एप्लीकेशन उनकी स्वीकार किया है पुरातत्व विभाग से सर्वे करने के लिए। वो एट दिस स्टेज सही नहीं थी और इस स्टेज पर अभी सर्वे कमीशन जारी नहीं होना चाहिए था एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है। कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हुए अब आगे जो इसकी लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। सीनियर एडवोकेट जफर याब जिलानी के मुताबिक वाराणसी की सेशन अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स तनाजे पर फैसला देने में जल्दबाजी से काम लिया। जफर याब जिलानी ने इस मामले की कानूनी हैसियत को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जारी केस का हवाला देते हुए दावा किया कि वाराणसी जिला अदालत का फैसला रद्द हो जाएगा। जो सिविल कोर्ट ने आज ये हुक्म दिया है कि वहाँ की मस्जिद के नीचे के इलाके के इर्द गिर्द का एएसआई उसकी करे, सर्वे वगैरह करे, तो ये कतई गैर कानूनी हुक्म है। इसलिए कि यही मसला कि ये मुकदमा चल सकता है कि नहीं, ये हाई कोर्ट में पेंडिंग बहस हो चुका है, जजमेंट रिजर्व है। इसमें 1991 का जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके बार को प्ली लिया जा चुका है 1991 में ही, और उस पर ही हाई कोर्ट में गौर हो रहा है। गौर हो रहा क्या, बहस हो चुकी है, जजमेंट रिजर्व है और वहाँ से कार्रवाई भी यहाँ की स्थिति थी। उसके बाद भी जज साहब ने, जो कि जिनका शायद ट्रांसफ़र हो गया है और कल उन्हें चार्ज देना है,
और उन्होंने इतनी जल्दबाजी करके आज वो आर्डर सुना दिया। तो बहरहाल ये आर्डर जो है वो कतई गलत है, गैर कानूनी है। और मेरी बात अभी हुई इलाहाबाद में, जो सीनियर एडवोकेट फरमान अली साहब इसको कर रहे हैं, इसकी बहस उन्होंने की है, उनसे मेरी बात हुई तो वो वहाँ के जो कमेटीज़ की है बनारस में, उसके लोग कल तक मेरे ख्याल से उनके पास पहुँच जाएंगे और वो तैयारी करके इसके रिवीज़न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में जहाँ बनाई समझेंगे वो उसको फाइल करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ऑर्डर जो है वो स्टे भी होगा और क्वैश भी होगा। राम मंदिर बाबरी मस्जिद तनाज़े में मुस्लिम फरीक के वकील और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन MR शमशाद ने काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स तनाज़े में वाराणसी की जिला अदालत के फैसले पर सख्त रद्दअमल दिया है। MR शमशाद के मुताबिक इस मामले की कानूनी हैसियत को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है। ऐसे में फिलहाल जिला अदालत को इस तरह का कोई हुक्म नहीं देना चाहिए था। MR शमशाद ने कहा कि 1991 के कानून के तहत और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का तबसरा किया है उसके तहत इस मामले को खारिज कर देना चाहिए था। 1991 का जो पार्लियामेंट के जरिए बनाया गया कानून है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेसिक फीचर है, उस कानून को अगर देखा जाए तो ये सूट एक नॉन मेंटेनेबल सूट है और इस सूट को खारिज होना चाहिए। इसके सिलसिले में एक दरखास्त डाली गई थी सूट को खारिज करने की, जिस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास किया है, लेकिन अब वो सारा इश्यू जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है कि ये सूट चल भी सकता है या नहीं चल सकता, या सिर्फ या इसी स्टेज पर खारिज हो जाना चाहिए। तो इस बैकग्राउंड में जब सारा इश्यू इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो इस तरह के ऑर्डर का मुझे नहीं लग रहा कि कोई जस्टिफिकेशन है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अभी इस स्टेज पर यह ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर मुतनाज़ा पर वाराणसी कोर्ट के फैसले को 1991 के सेंट्रल लॉ के खिलाफ वर्जी करार दिया। बोर्ड के रुकन कासिम रसूल इलियास ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में ज्ञानवापी मस्जिद की तारीख पर तफसीली रोशनी डाली और इस मामले को गड़े मुर्दे उखाड़ने से ताबीर किया। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद में आज जिला अदालत का बड़ा फैसला आया है। कहा गया है सर्वेक्षण करेगा ASI। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं। डॉक्टर साहब, ये फैसला कैसे देख रहे हैं इसको? क्या आप लोग इसका स्वागत करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, 1991 में मुल्क की पार्लियामेंट ने एक बिल बनाया था या एक कानून बनाया था। वो कानून ये कहता था कि बाबरी मस्जिद के अलावा जब मुल्क आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस दिन जिस मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च की जो हैसियत थी वो अला हाल ही बाकी होगी, उसमें कोई अल्टरेशन नहीं किया जाएगा। ये जो फैसला है, ये फैसला उस कानून के खिलाफ है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, ये ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ टेम्पल का जो मसला है, जो डिस्प्यूट है, ये हर आदमी जानता है कि इसकी हैसियत क्या है। ये विश्व जो मंदिर था, इस मंदिर में औरंगजेब का एक काफिला गुजर रहा था जिसमें कई हिंदू राजा शामिल थे, और उनकी जब वो विश्वनाथ मंदिर के करीब पहुंचे तो उन्होंने ये कहा कि हमारी बीवियां जो है, हमारी शहजादियां यानी वो महारानियां जो है, वो पूजा करने जाएंगी। ये पूरा संदर्भ है, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने कहा कि इसके विवाद को लेकर के ASI 5 लोगों की कमेटी बनाए और उसमें 2 जो सदस्य होंगे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से होंगे, क्या लगता है? नहीं, देखिए, असल में ASI जिस वजह से ये खुदाई या ये सर्वे करवाना चाहती है, उसका पर्पज़ ये है कि वो ये कहते हैं कि मस्जिद जो है वो कहीं मंदिर को ओवरलैप तो नहीं कर रही है। मंदिर जो मुनहदम हुआ था, जो तोड़ा गया था, वो हिंदू राजाओं के ईमा पे तोड़ा गया था, इसलिए कि वहाँ पे एक रानी का बलात्कार हुआ था, उसके साथ उसको मारा गया था, और उन्होंने ये कहा था कि ये अपवित्र हो गया है मंदिर, अब ये मंदिर के हैसियत से इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, वहां उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए कुछ फौजी रखवाने की ख्वाहिश की, तो उन फौजियों के लिए एक एडजेसेंट में, उससे करीब में एक मस्जिद बनाई गई, तो वो मस्जिद ओवरलैप नहीं करती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मंदिर जो तोड़ा गया वो अलग है और मस्जिद जो बनाई गई है वो अलग जगह है? जी बिल्कुल, वो उससे एडजेसेंट है, लगी हुई है, लेकिन वो मस्जिद मंदिर पे ओवरलैप नहीं कर रही है, नंबर 1।
नंबर 2 जो है मंदिर के तोड़े जाने का संदर्भ बिल्कुल अलग है। उसको ये कहना कि ये मुसलमानों ने तोड़ा, ये बिल्कुल गलत बात है। इसको तारीख को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की जा रही है। तो फिर आप अगर ऐसा सब कुछ सारे तथ्य इस तरीके से हैं तो आप लोग इस खुदाई का हिस्सा बनेंगे क्या? नहीं, हम तो इस पूरे इस फैसले को ही गलत समझते हैं। ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की जो कोशिश है ये बिल्कुल गलत है। और ये जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और खुद बीजेपी जो है, ये जो कोशिश कर रही है कि एक के बाद दीगरे एक इशू को खड़ा करके तारीख में उलट जाने की, पीछे जाने की जो कोशिश की जा रही है बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे बौद्धों के मठ तोड़े गए थे और किसने तोड़े थे, क्यों तोड़े थे, ये भी वाकया मालूम है। तो फिर आप पीछे जाइए और उन सबको जो है वापस लौटाइए। तो ये हिस्ट्री में बैक जाने की कोई जो है तरीका जो है वो अच्छा तरीका नहीं है। अगर आपको फॉरवर्ड जाना है, आगे बढ़ना है, देश को आगे ले जाना है, तो आपको पीछे गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि पहले बाबरी मस्जिद और उसके बाद फिर ये काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा, क्या एक बार फिर बाबरी विवाद की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसी तरीके के हालात बन रहे हैं? देखिए, हमारी कोशिश ये होगी कि हम हिंदुओं की जो धर्म गुरु है इस मुल्क में, हम पॉलिटिकल पार्टीज से तो ये उम्मीद नहीं रखते कि वो इस मसले का कोई समाधान निकालेंगे, नहीं, इसलिए कि वो इश्यूज चाहते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को डिवाइड कर सके। लेकिन हम ये चाहेंगे कि इस मुल्क के जो धार्मिक लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे क्रिश्चियन हों, उनको आगे आना चाहिए। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे आएँ। और ये जो कोशिश की जा रही है कि नफरत की राजनीति की जाए, समाज को तोड़ा जाए, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाए, इस राजनीति से मुल्क का भला होने वाला है ना किसी का भला होने वाला है। तो हम चाहते हैं कि वो जो धार्मिक लोग हैं अब उनको स्टैंड लेना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये मामला क्योंकि सर्वे तक, खुदाई तक पहुंच गया है, टीम बनाने तक पहुंच गया है, तो क्या आप लोग इस मामले में कानूनी तौर पर भी कोई स्टैंड लेंगे? क्या आप लोग ये जो फैसला आया है इसको चैलेंज करेंगे? देखिए, कानूनी तौर पर तो ये लड़ाई लड़ ही रहे हैं। वहाँ पे एक कमेटी है वाराणसी में, जो एक तंजीम है, वो इसकी कानूनी लड़ाई लड़ रही है। उसके वकील भी वाबस्ता हैं। तो कानूनी लड़ाई तो ऑलरेडी लड़ ही रहे हैं लोग। सवाल ये पैदा होता है कि जो कानून बन चुका है मुल्क में, उस कानून का वायलेशन है ये। अगर आप इसको दोबारा खोलते हैं इस मुद्दे को, तो उस कानून का वायलेशन है। और मैं समझता हूं कि वो सेंट्रल लॉ है, इसलिए कोई कोर्ट सेंट्रल लॉ को वायलेट करके इस तरह के फैसले नहीं कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूरा पक्ष है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में वो नहीं समझते बल्कि कि इस किसी तरह का इस तरह का फैसला आना चाहिए था, बल्कि सीधे तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पूरे फैसले का विरोध कर रहा है। कैमरामैन रमेश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। रोहिंग्याई रिफ्यूजीज जम्मू में होल्डिंग सेंटर में ही रहेंगे। अदालत ने 150 से ज्यादा रोहिंग्याई रिफ्यूजीज को म्यांमार वापस न भेजने के जिम्न में एक अर्जी पर समाअत की। अदालत ने कहा कि सरहद करदा तरीक़ेकार पर अमल करते हुए ही रोहिंग्याई रिफ्यूजीज को उनके वतन वापस भेजा जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे की क़यादत वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया। वाज़ेह के जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने गैर मुल्कियों से मुताल्लिक कानून के तहत कठुआ की हीरानगर सब जेल को होल्डिंग सेंटर बनाया है और इसमें खवातीन और बच्चों समेत 150 से ज्यादा रोहिंग्याई रिफ्यूजीज हैं। कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा रोहिंग्यास को लेकर के जो फैसला आया है, एक हिस्टोरिकल फैसला है। तो काफ़ी समय से हिंदुस्तान में इस प्रकार की समस्या बनी हुई थी। रोहिंग्यास को डिपोर्ट करने की बात बार बार चलती थी। अब कानूनी दायरे में इन लोगों को किस प्रकार से वापस भेजा जा सकता है, इस पर चिंता करने की जरूरत है और जल्द इस पर कोई फैसला हो। आज उनके राशन कार्ड भी यहाँ पर बने हुए हैं, आज उनके यहाँ पर आधार कार्ड भी बने हुए हैं। धारा 370 के वक्त में तो स्टेट सब्जेक्ट बनाना एक बहुत बड़ी बात थी। उसके दौरान इन प्रकार की चीज़ें कैसी हो गई, तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट आया है उस पर जल्द कोई ना कोई कार्रवाई हो। और अब बात कोरोना की।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोरोना के केसेस में इजाफे के चलते वज़राए आला के साथ मीटिंग जारी है। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने कोरोना से मुताल्लिक़ आवाम में बेदारी मुहिम चलाने और RT-PCR टेस्ट में इजाफा किए जाने पर जोर दिया। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्य फर्स्ट वेव की पीक को भी क्रॉस कर चुके हैं। कुछ राज्यों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। ऐसे में गवर्नेंस सिस्टम में सुधार ये बहुत आवश्यक है। आप टेस्टिंग पर बल दीजिए और वो बात मैं आज भी कह रहा हूं, संख्या ज्यादा है इसलिए आप गलत कर रहे हैं ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप टेस्टिंग ज़्यादा करते हैं, उसके कारण पॉजिटिव केस नज़र आते हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता वही है और देश भर के डॉक्टर्स उनसे जुड़ते हैं। ये लगातार होते रहना चाहिए। सभी राज्यों के अस्पताल इनसे जुड़ते रहें। जो नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल चल रहा है उनकी जानकारी सबको रहे, ये भी जरूरी है। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर के सबब एक बार फिर इबादतगाहों को बंद कर दिया गया है, जबकि रमजान करीब है। मुतालबा किया जा रहा है कि कम से कम रमजान में फर्ज नमाज की जमात व तरावीह पढ़ने की इजाजत मस्जिद में दी जाए। इस तरह का मुतालबाती मेमोरेंडम मुमरा से जमात अहले सुन्नत के एक वफ्द ने मकामी MLA व काबीनी वजीर जितेंद्र औहाड़ को दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि केस कम होने तक कुछ नहीं किया जा सकता। हिसाब से ये बढ़ रहा है। थाना में जब पहली बार ये आया था तब मैक्सिमम हुआ था 575, कल मैक्सिमम था 2200, यानी 4 गुना स्पीड से ये बढ़ रहा है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा दरवाजा खोल रहे हैं मौत को अंदर बुलाने के लिए, वो संभालना चाहिए। हम लोगों ने उनसे ये गुजारिश की ये रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में कम से कम हम लोगों को, जहां पर कोरोना के मरीज बहुत कम पाए जा रहे हैं, तो कौसा और मुमरा के मसाजिद में लोगों को 5 वक्ता नमाज और तरावी पहले की तरह अदा करने की इजाज़त दी जाए और गाइडलाइन की बाकायदा हम लोग पूरी हिमायत और पाबंदी के साथ अदा करेंगे। उन्होंने आज डॉक्टर जितेंद्र औहाड़ साहब के निवास स्थल के ऊपर गए और उन्होंने ये डिमांड किया है कि आप जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सरकार के अंदर हैं, आने वाला रमज़ान है, रमज़ान के अंदर तरावी नमाज पढ़ी जाती है, फ़र्ज नमाजें होती हैं और कीमती वो होता है रमज़ान का वक्त, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गाइडलाइन को ऐसा लाया जाए कि हमारी 5 वक्त की नमाज और तरावी हो जाए। इस तरीके की बात उन्होंने रखा, उन्होंने भी इसके ऊपर संज्ञान लिया है और आगे वो इंशाल्लाह ताला उद्धव ठाकरे से बात करेंगे और फिर उसके अंदर क्या नया संशोधन आ सकता है उसके लिए कोशिश की जाएगी। कोरोना कहर में माह रमजान की आमद है। शहर में सभी जगह मुहतात अंदाज में कोरोना को लेकर तैयारियां जारी हैं। वहीं समाजी तंजीमों ने माह रमजान में इफ्तार और सहर के औकात के लिए शाया होने वाले टाइम टेबल के साथ कोरोना की बेदारी को लेकर भी मुहिम शुरू कर दी है। समाजी तंजीम मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी का मानना है कि माह रमजान के मुकद्दस महीने में कोई भी शख्स 24 घंटे में कम से कम 2 बार इफ्तार और सहर के वक्त टाइम टेबल को देखता है और जब वो टाइम टेबल को देखेगा तो उसे याद रहेगा कि इसे कोरोना को लेकर किस तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो आने वाला महीना है रमज़ानुल मुबारक का महीना है और बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी हर साल जो है इसकी जनतनियाँ शाया करवाती है। इस साल हम लोगों ने सोचा क्योंकि कोरोना का महामारी का ज़माना चल रहा है और ऐसा होता है कि रमज़ान के महीने में हर रोज़ ये आदमी जो होता है जंतरी को उठा के देखता है और सहर और अफ्तार के वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्यों ना इसके अंदर कोरोना की जो तदाबीरें हैं, जो इंस्ट्रक्शन हैं, इसको शाया करवाएं ताकि लोग जो हैं इसको पढ़ें और अपना इससे बीमारी से बचने की कोशिश करें। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में गुज़श्ता 2 दिनों से ऑक्सीजन की कमी की शिकायत की जा रही है। भोपाल, इंदौर, रतलाम,
सागर और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से आने वाली ऑक्सीजन की कमी की खबरों को लेकर कांग्रेस ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वहीं वज़ीर आला शिवराज सिंह ने ऑक्सीजन की कमी के मामले पर सफाई देते हुए कहा कि रियासत में किसी भी किस्म की ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। सप्लाई का कोई संकट नहीं है, व्यवस्था हम यथासंभव बना रहे हैं। गुजरात भी मेरी बात हुई है, केंद्र सरकार से भी मेरी बात हुई है। भिलाई से हमको अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलना प्रारंभ हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान जी से चर्चा हुई थी, वहां से टैंकर आना शुरू हो गया है। अमरावती में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। शहर में तीसरी मर्तबा लगाए गए लॉकडाउन के खिलाफ आए दिन सियासी जमातों और मजदूर तबकात की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। आज शहर के राजकमल चौक पर बीजेपी की जानिब से लॉकडाउन के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने रियासत की अघाड़ी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि शहर में लगाया गया लॉकडाउन जल्द से जल्द खत्म किया जाए। लॉकडाउन के बावजूद एहतजाज करने के इल्जाम में सिटी कोतवाली पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भरता का ऐलान मुल्क की मईशत के एक अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल और ITC के जरिए पेश करदा इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए मुल्क भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो खुद कफील होने की बेहतरीन मिसालें पेश करती हैं। इन्हीं में से एक कहानी है ITC होटल्स की, जो हिंदुस्तानी रिवायात और उसके खान पान को आलमी सतह पर पहचान दिलाने में आगे आ रहे हैं। चाहे बात जन्म की हो या मृत्यु की, भारत की संस्कृति और परंपराएं भोजन से जुड़ी हुई है। Under ITC Hotels Responsible Luxury Initiative and Food Sherpa program, we do bring our guests to these places and recreate the same food in the comfort of our hotels. भारत की इसी संस्कृति और मेहमान नवाजी की मशहूर परंपरा को दुनिया भर में पहचान दिला रहे हैं ITC होटल्स। देश की राजधानी दिल्ली में ITC ग्रैंड भारत भारतवर्ष की अवधारणा का प्रतीक बन चुका है। यहाँ पर लॉन्च किए गए नए स्वास्थ्य व्यंजन शामिल हैं, जिनका खाना पकाने का सामान होटल में सीधा खेतों से आता है। एक हिंदू सारस्वत थाली से लेकर बेहद लोकप्रिय विंदालू तक, कोकम के इस्तेमाल से लेकर सिरके तक, इस होटल में स्वाद की मिली जुली संस्कृति देखने को मिलती है। इसके अलावा दक्षिण गोवा के एक शांत से कोने में बसे ITC ग्रैंड गोवा में भारतीय मसालों के साथ पुर्तगाली व्यंजनों की खुशबू माहौल को एक अनोखा रंग दे देती है। ITC होटल्स भारतीय व्यंजनों के स्वाद को न केवल दुनिया भर में प्रचलित कर रहे हैं, बल्कि एक बेहद शानदार तरीके से स्वाभिमान भारत की मूल भावना को सही रूप भी दे रहे हैं। हिंदुस्तान की ऐसी ही कामयाबी और कहानियां देखने के लिए बने रही नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।